नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल हिंदी बाय डॉक्टर अनामिका में। इधर हमारे और आपके बीच वीडियो की श्रृंखला में एक छोटा अंतराल आ गया था, परंतु आपको भरोसा दिलाती हूं आगे ऐसी स्थिति नहीं होगी और लगातार आपके लिए विभिन्न विषयों पर भाषा से संबंधित वीडियो आते रहेंगे। आज के नए पाठ को लेकर हम आगे चलते हैं, आज के विषय को लेकर आगे चलते हैं। तो हमारा आज का विषय भाषा से ही संबंधित है, क्योंकि हम हिंदी यानी भाषा की बात करते हैं और कोई भी भाषा अधिक से अधिक उसके सशक्त होने के लिए उसका व्यापक होना सब कुछ आधारित होता है उसके शब्द भंडार पर। जिस भाषा का शब्द भंडार जितना बड़ा होगा, जितना व्यापक होगा, वह भाषा उतनी समृद्ध, उतनी व्यापक होगी, उसकी अभिव्यक्ति की क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। आज हम इसी शब्द की बात करेंगे कि ये शब्द हैं क्या, हिंदी भाषा में कितने प्रकार के शब्द हैं, शब्द भेद के आधार क्या हैं और उस आधार पर भी और शब्द के अन्य भेद क्या क्या हैं, इन सब की एक चर्चा करेंगे हम। तो सबसे पहले बात करते हैं शब्द की। अगर शब्द की बात करें तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जब भी हम इस बात को बोलेंगे शब्द होता क्या है, कई बार आपको लिखा मिलेगा वर्णों का समूह शब्द कहलाता है, परंतु वर्णों का समूह नहीं। हमेशा इस बात को ध्यान में रखेंगे, वर्णों का सार्थक समूह। सार्थक शब्द हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब व्याकरण की बात करेंगे, भाषा की बात करेंगे, तो ये सार्थक शब्द हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है ना। सार्थक यानी अर्थ देने वाला, अर्थ के साथ। यहां मैंने एक उदाहरण लिख रखा है। क स्वर और व्यंजन से हम सभी परिचित हैं। स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, कितने प्रकार के वर्ण हैं, उनके उच्चारण स्थान क्या हैं। पर आज हमें उच्चारण स्थान और अन्य चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बस हम स्वर और व्यंजन के माध्यम से यहाँ पर उदाहरण को देखेंगे। क व्यंजन वर्ण, अ स्वर वर्ण, सभी परिचित हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि कैसे वर्णों का मेल शब्द में रूपांतरित हो जाता है। हमने यहाँ पर क हलंत, क्योंकि व्यंजन जब स्वर रहित होता है तो वह हलंत के साथ लिखा जाता है। हलंत लगा होना व्यंजन यानी व्यंजन का आधा होना। ठीक है ना। तो क हलंत जोड़ अ जोड़ म हलंत जोड़ अ जोड़ ल हलंत जोड़ अ, ये क और अ मिलकर क का निर्माण करता और हमारा शब्द बन गया कमल, जिसका एक निश्चित अर्थ है। कमल एक फूल, हमारा राष्ट्रीय पुष्प है ना। जैसे ही हमने कहा कमल एक फूल या हमारा राष्ट्रीय पुष्प, ठीक है, तो इसका एक निश्चित अर्थ है और कुछ वर्णों का जब मेल होगा तो उसके कोई अर्थ नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ लिखूं ल हलंत जोड़ अ जोड़ क हलंत जोड़ अ जोड़ म हलंत जोड़ अ। अब हमारा नया शब्द क्या बनेगा, ध्यान देंगे तो ये बन जाएगा लकम। लकम, इस लकम शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, तो जब इसका अर्थ नहीं होगा तो ये निरर्थक शब्द हो जाएगा। और व्याकरण की बात करें तो व्याकरण निरर्थक शब्दों पर विचार नहीं करता है, उसे भाषा में स्थान नहीं दिया जाता है। आप कहेंगे फिर प्रयोग तो होता है खटखट, तो निरर्थक शब्द ध्वनि बोधक शब्दों के लिए प्रयुक्त होते हैं, ऐसे उनका कोई अर्थ नहीं होता। वे ध्वनि बोधक शब्द बन जाते हैं, जब भाषा में आते हैं तो ध्वनि बोधक के तौर पर। तो वर्णों के मेल से निकलने वाले अर्थ पर शब्द मुख्यतः दो प्रकार के हो जाते हैं, सार्थक और निरर्थक। व्याकरण इन्हीं सार्थक शब्दों पर यानी अर्थवान शब्दों पर विचार करता है और निरर्थक शब्दों से उसका कोई वास्ता नहीं होता। ठीक है ना। व्याकरण इन्हीं सार्थक शब्दों पर विचार करता है, निरर्थक शब्दों से उसका कोई रिश्ता नहीं होता है। इसीलिए शब्द और शब्द भेद के आधार को और भी क्या कहा जाता है, शब्द विचार। ठीक है ना। शब्द विचार ये व्याकरण का एक विभाग है, जहां शब्दों से संबंधित सारी चीज़ों पर कि उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, बनते कैसे हैं,
कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, बनावट उनकी कैसी होती है, अर्थ क्या होता है, इन सब के आधार पर इस पर विचार किया जाता है। इसीलिए इसे शब्द विचार भी कहा जाता है व्याकरण के इस विभाग को। अब हम देखेंगे कि व्याकरण सार्थक शब्दों पर विचार करता है, निरर्थक शब्दों से उसका कोई वास्ता नहीं होता है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है, और एक उदाहरण हमने यहाँ पर लिखा, वर्णों को मिलाकर एक शब्द बनाया। और यहाँ हमने दूसरा उदाहरण देखा जहाँ पर जो शब्द बन रहा था इसका कोई अर्थ नहीं था, परंतु इस मेल का अर्थ निकल रहा था। ऐसे शब्दों पर व्याकरण विचार करता है, ये सार्थक शब्द कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं इस श्रृंखला में। अब हम देखते हैं शब्द भेद के आधार। ठीक है ना, इसे हम कहेंगे शब्द भेद का आधार। शब्द भेद के आधार, और शब्द भेद के मुख्यतया 4 आधार हैं। शब्द भेद के मुख्यतः 4 आधार माने जाते हैं। पहला आधार उत्पत्ति या स्रोत का आधार। उत्पत्ति या स्रोत यानी शब्दों का ओरिजिन, जन्म कहाँ से हुआ, और कौन कौन से वो सोर्स, स्रोत यानी सोर्स, तो वो कौन कौन से सोर्स हैं जिससे हमारी भाषा में शब्द आए हैं। ठीक है, हिंदी की बात हमेशा करेंगे तो इतना विस्तृत, इतना विशाल शब्द भंडार किसी अन्य भाषा का नहीं है। वजह क्या है हमारे इस शब्द भंडार के इतनी विस्तृत होने की, इतनी विशाल होने की? ये हमें पता चलता है शब्द भेद के आधार से कि क्या वो वजह है जिससे हमारे पास शब्दों की इतनी भरपूरता है, क्यों हमारे पास इतने शब्द हैं। तो शब्द भेद के आधार पर हम देखेंगे कि शब्द भेद यानी शब्दों को बांटने के 4 आधार हैं। जितने शब्द हमारे सार्थक शब्द हमारे पास हैं उन्हें 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है उत्पत्ति और स्रोत, दूसरा रचना या बनावट का आधार, तीसरा अर्थ का आधार, और चौथा प्रयोग का आधार। ठीक है, तो सबसे पहले उत्पत्ति या स्रोत के आधार की बात करते हैं। उत्पत्ति ओरिजिन, स्रोत सोर्स, यानी शब्द हमारे उत्पन्न कहाँ से हुए और वो कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें अन्य शब्दों की प्राप्ति हुई है। तो इस आधार पर शब्द के 4 भेद हो जाते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज यानी विदेशी शब्द। एक यहाँ नाम मैंने और लिख रखा है संकर शब्द। कहीं कहीं आपको ये संकर शब्द सुनाई देगा, लिखा हुआ भी मिलेगा, परंतु ये लिखा तो जरूर उत्पत्ति और स्रोत के अंतर्गत लिखा जाता है, परंतु उसके भेद में इसे हम नहीं गिनते। भेद उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 ही होते हैं। सबसे पहला तत्सम शब्द। तत्सम, तत्सम उसी प्रकार हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है, हम सभी जानते हैं। हिंदी की जननी संस्कृत है। अब जो हमारी जननी होंगी, हमारे माता पिता, हमारे जो जनक होते हैं, उनके गुण हमारे अंदर आ जाएं, ये तो स्वाभाविक है, आएंगे ही आएंगे। बहुत सारी चीज़ें उनसे हमारी मेल खाती होंगी, बहुत सारे हमारे और उनके काम एक जैसे होंगे। तो संस्कृत चूंकि हिंदी की जननी है तो उसके शब्द हिंदी में उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं वे कहलाते हैं तत्सम शब्द। ठीक है ना, जैसे हम भाषा में प्रयोग करते हैं रात्रि, ये हमें हिंदी और संस्कृत दोनों में मिलता है। दुग्ध, ठीक है, अश्रु, ये सब संस्कृत भाषा के शब्द हैं। ये उसी रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, हिंदी में भी लिखे जाते हैं। रात्रि, दुग्ध, अश्रु ये हिंदी में भी लिखे जाते हैं। तो ये हो गए तत्सम शब्द, यानी संस्कृत के शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अब दूसरा है हमारा तद्भव। तद्भव हिंदी के शब्द होते हैं। संस्कृत के शब्दों में जो रूपांतरण होकर नए शब्द बन जाते हैं वे हिंदी के यानी तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे इस रात्रि का रात हो जाना, दुग्ध का दूध हो जाना, अश्रु का आंसू,
आम्र, आम, दिवस, दिन। तो तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द, तद्भव शब्द संस्कृत के शब्दों में थोड़ा परिवर्तन करके जो हिंदी के शब्द बन जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। देशज शब्द। हिंदी का क्षेत्र जो है ना वो बहुत बड़ा है, विस्तृत क्षेत्र है, हम सभी जानते हैं, और इसकी बहुत सारी उपभाषाएं और बोलियां हैं। हिंदी की बहुत सारी उपभाषाएं और बोलियां हैं। तो इन बोलियों में जैसे हम बिहार की बात कर लें या फिर अन्य राज्यों की बात कर लें तो हम देखते हैं ना कि बिहार में मागधी, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, बज्जिका, पता नहीं कितनी सारी उपबोलियां हैं, उपभाषाएं या उपबोलियां कह लें हम। इसी तरह से अन्य राज्यों में हिंदी की जो उपभाषाएं और बोलियां हैं उनके शब्दों को भी हिंदी भाषा ने अपने शब्दकोश में स्थान दिया है। कारण यह है कि उससे अभिव्यक्ति सशक्त हो जाती है, हम सक्षम हो पाते हैं अभिव्यक्ति कर पाने में। इसलिए इस बात को ध्यान रखते हुए देशज शब्दों को भी, वैसे शब्द जो क्षेत्रीय बोलियों के शब्द हैं जो हिंदी भाषा में लिखे और बोले जाते हैं, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए चारपाई ले आओ तो शायद कुछ लोगों को समझने में थोड़ा वक्त लगे, लेकिन अगर कहा जाए खटिया ले आओ तो ये चीज़ हमारे जहन में बहुत जल्दी आ जाती है, बहुत जल्दी से समझ जाते हैं। तो चारपाई भी हम हिंदी में प्रयोग करते हैं जो हिंदी का शब्द हो गया, और उसके लिए हम खटिया शब्द का भी प्रयोग करते हैं जो कि देशज शब्द है। थैला, पगड़ी, लोटा, खटिया, ये सब देशज शब्द हैं जो क्षेत्रीय बोलियों के शब्द हैं। जैसे खटिया, थैला, लोटा, ये देशज शब्द हो गए। आगे बात करते हैं विदेशज शब्दों की। विदेशियों से भारत का गहरा नाता रहा है ना। हमारे देश में मुगलों से लेकर के अब तक अंग्रेजों तक फ्रांसीसी सभी आते रहे, डच आए, पुर्तगीज आए, सभी आए, अपने साथ ढेर सारी चीज़ें लेकर आए, अपनी संस्कृति लेकर आए, अपनी सभ्यता लेकर आए, अपनी भाषा लेकर आए और उसके शब्द भी लेकर आए। लंबे समय तक वे हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे। कुछ तो यहाँ से चले गए, कुछ इसी संस्कृति में घुल मिल कर यहीं रच बस गए। हमने उनकी चीज़ों को अपनाया, उनकी परंपराओं को अपनाया, उनकी संस्कृति को अपनाया, जो चीज़ें हमें अच्छी लगी हमने उनकी भाषा के शब्दों को भी अपना लिया। मित्रता की यह गहराई आप देखेंगे यहाँ पर, या अपनापन के संबंध के जुड़ने की गहराई की हमने उनके शब्दों को भी अपनी भाषा में स्थान दे दिया ताकि अभिव्यक्ति में हम सक्षम हो सके, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को दूसरों तक पहुंचा सके, अभिव्यक्त कर सके। विदेशी शब्दों की बात करें तो ऐसे रचबस घुल गए हैं हमारे अंदर कि लगता ही नहीं। जब हमें बताया जाता है कि ये शब्द विदेशज हैं तो आश्चर्य होता है कि अच्छा ये विदेशी शब्द हैं। जैसे कमीज, कागज, कलम, सब्जी, है ना, ये सब विदेशी भाषा के शब्द हैं। रेल, डॉक्टर हमारी भाषा में ऐसे घुल मिल गए हैं जैसे इनसे कहीं कोई गहरा नाता रहा हो। अभिव्यक्ति की व्यापकता के लिए इन शब्दों को भी भाषा में स्थान दिया गया। हिंदी का बड़ा हृदय इन सबों को अपने अंदर आत्मसात कर गया। तो ऐसे शब्द जो दूसरी भाषाओं से हमारी भाषा में आ गए वे क्या कहलाए? विदेशज शब्द कहलाए। जैसे सब्जी, डॉक्टर, रिक्शा, आलू, ये सब हमारी भाषा के शब्द नहीं है, है ना। आश्चर्य होता है कि अच्छा इनका तो हम इतनी फ्रिक्वेंसी से एकदम आसानी से प्रयोग करते हैं और हमें तो ये अपने ही लगते हैं। तो ये हो गए विदेशी शब्द। दूसरी भाषाओं से हमारी भाषा में आने वाले शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है वे कहलाते हैं विदेशज शब्द। और इनका प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि अभिव्यक्ति आसान हो सके। एक व्यक्ति को अगर हम कहें जो कि बुलाकर कहें कि चिकित्सक को बुला लो, मान लो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और मैं किसी को बुलाकर कहूँ जो बेचारा कम समझता है जरा चिकित्सक को बुला लाओ, वो सोचने लगेगा चिकित्सक कौन,
इसका नाम है, अड़ोस में रहता है, पड़ोस में रहता है, और उतनी देर में शायद स्थिति मेरी और बिगड़ जाए। लेकिन अगर मैं उसे बुलाकर कहूँ जल्दी डॉक्टर बुला लाओ, तो वो तुरंत समझ जाएगा कि किसे बुलाना है और वो लेकर आएगा और मेरी स्थिति भी अच्छी हो सकती है। तो इसलिए जहाँ अभिव्यक्ति जिस रूप में जितनी आसानी से हो सके, भाषा की यही विशेषता है और अपनी इसी विशेषता के कारण हिंदी सरल है, सुगम है। बात करते हैं फिर संकर शब्द की। संकर शब्द क्या है? संकर का अर्थ होता है मिला हुआ। जब दो विजातीय आपस में मिलकर कोई निर्माण करते हैं तो उसे संकर कहा जाता है। संकर शब्द में संकर क्या हो गया? जैसे दो भाषाओं, अलग अलग भाषाओं के शब्द आपस में मिलकर जब किसी शब्द का निर्माण कर लेते हैं। जैसे यहां पर मैं लिखूं, रेल अंग्रेजी से आया और गाड़ी हिंदी का, दोनों मिलकर रेलगाड़ी। ऐसे शब्द संकर शब्द यानी मिले हुए शब्द कहलाते हैं। जब दो अलग भाषाओं के शब्द मिलकर एक शब्द का निर्माण करें तो वैसे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। तो ये हो गया हमारा उत्पत्ति या स्रोत का आधार। हमेशा याद रखेंगे कि इस आधार पर शब्द के 4 ही भेद होते हैं। संकर शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ये रेल विदेशज है और गाड़ी तद्भव है, तो दोनों मिलकर बना, तो हाँ स्थिति उनकी है बनी हुई इसीलिए। लेकिन फिर भी बताना जरूरी है कि अगर कहीं ऐसा आपसे आ जाए जहां रेलगाड़ी लिखकर और हमारे लिए ऑप्शन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में संकर शब्द दिया हो, तो हमें उस ऑप्शन को चुनना होगा, उस विकल्प को चुनना होगा। इसलिए इसका जानना जरूरी है हमारे लिए। अब आगे बढ़ते हैं। रचना एवं बनावट का आधार। ये तो हो गया कि शब्द प्राप्त कहां से हुए और उनका स्रोत क्या है, ओरिजिन क्या है और स्रोत क्या है। अब फिर हमने शब्दों का निर्माण भी किया। जो शब्द हमारे पास थे हमने उनसे भी अन्य शब्दों का निर्माण किया। तो ऐसे शब्द कहलाए रचना या बनावट का आधार, यानी बनाने और रचना करने के आधार पर शब्द के 3 भेद हो गए। पहला रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ से रूढ़ी यानी परंपरा बनी है। तो वैसे शब्द जो परंपरा से चले आ रहे हैं एक निश्चित अर्थ देते हुए, वैसे शब्द जो परंपरा से एक निश्चित अर्थ देते हुए चले आ रहे हैं, ऐसे शब्द कहलाते हैं रूढ़ शब्द। परंपरा से निश्चित अर्थ देने वाले शब्द क्या हो गए? रूढ़ शब्द। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं रूढ़ शब्द में पानी, परंपरा से एक इसका निश्चित अर्थ है। फिर हम लिख सकते हैं फूल, परंपरा से इसका एक निश्चित अर्थ है, इसके अलावा इसका दूसरा कोई अर्थ नहीं हो सकता। और रूढ़ शब्दों को अगर हम अलग करें तो इनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे पा को अलग कर दिया, नी को अलग कर दिया, तो न पा का कोई अर्थ होगा न नी का कोई अर्थ होगा। तो ऐसे शब्द जो परंपरा से चले आ रहे हैं वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इस रूढ़ से ही रूढ़ी परंपरा बनी है। दूसरा है यौगिक, ठीक है ना। यौगिक, योग से यौगिक, योग यानी मेल। तो यौगिक शब्द अपने नाम के अनुरूप ऐसे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों के मेल से बने होते हैं। जब 2 शब्दों को मिलाकर हम एक शब्द बना देते हैं, ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, यानी जुड़े हुए शब्द। जैसे उदाहरण में मैं लिख सकती हूं, हम लिख सकते हैं विद्या जोड़ आलय, तो क्या हो गया? विद्यालय। विद्या जोड़ आलय, विद्यालय। यहां हमने एक शब्द लिया विद्या, दूसरा लिया आलय यानी घर, और दोनों को मिलाकर एक नया शब्द बना लिया विद्यालय। तो इस तरह से हमने अपने शब्द भंडार को भी आगे बढ़ाया, विकसित किया। ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जब 2 अलग शब्द जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करें। योग से यौगिक बना है, योग यानी जुड़ा हुआ, जोड़ना, तो जुड़े हुए शब्द। अब बात करते हैं योग रूढ़ की। योग रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें जोड़ भी होता है यानी योग भी होता है, और रूढ़ी यानी परंपरा भी होती है। योग रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं
जिनमें योग यानी जोड़ भी होता है और रूढ़ यानी परंपरा भी होती है, दोनों ही। अब कैसे ये रूढ़ी और परंपरा, योग और रूढ़ी दोनों करते हैं? इनकी स्थिति ये होती है कि बनावट में तो ये यौगिक होते हैं, परंतु अर्थ में ये रूढ़ हो जाते हैं। बनावट में ये यौगिक होते हैं और अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। कैसे, हम यहां देखेंगे। जैसे वीणा शब्द आप सबों ने सुना होगा। वीणा एक वाद्य यंत्र है ना, वीणा एक वाद्य यंत्र, ठीक है। और पाणी, पाणी शब्द का अर्थ होता है, संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ, तत्सम शब्द है जिसका अर्थ होता है हाथ। शब्द क्या बन जाएगा? वीणा पाणी। ये यौगिक शब्द है। एक शब्द हमारा वीणा, दूसरा पाणी, दोनों मिलकर बना रहे हैं वीणा पाणी। लेकिन इस वीणा पाणी के अर्थ की बात होगी तो इसका अर्थ यह नहीं होगा कि वाद्ययंत्र और हाथ। इसका अर्थ क्या हो जाता है? जैसे ही हम वीणा पाणी कहते हैं, हमारे सामने शब्द आ जाता है सरस्वती। वीणा पाणी यानी सरस्वती, एक देवी जिनके हाथों में वीणा होती है। तो वीणा पाणी का अर्थ परंपरा से चला आ रहा है, परंपरा से इस शब्द का अर्थ सरस्वती है। तो अर्थ से यह रूढ़ हो गया और बनावट से यौगिक हो गया, इसीलिए इसका नाम योग रूढ़ है। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। अर्थ का आधार। अर्थ के आधार पर शब्द के मुख्यतया 5 भेद होते हैं। शब्दों से, जो शब्द हमारे पास बनकर आए, उनसे मिलने वाले अर्थ के आधार पर हमने शब्दों का वर्गीकरण किया। तो हमारे पास 5 प्रकार के शब्द आए। एकार्थी, वैसे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है। जैसे फिर से मैं यहां पर एग्जाम्पल में लिखूंगी, उदाहरण में, फूल एक अर्थ होता है, पंखुड़ियों या पुष्पदलों का वह सम्मिश्रण जिससे सुगंध आती है या जो देखने में सुंदर होता है। तो इसका सिर्फ एक ही अर्थ होता है। अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। अनेकार्थी शब्द वैसे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे अगर मैंने यहां लिखा कनक, तो कनक का अर्थ सोना, सबों को प्रिय है ना, तुरंत पता चल जाता है। तो कनक का अर्थ सोना धातु भी हो गया। कनक का अर्थ धतूरा भी होता है, एक कांटेदार फल जो बहुत जहरीला विषैला होता है, जो हम सबों ने देखा है जब शिव की पूजा की जाती है तो कांटेदार फल, आज के समय में कोरोना हमारा वैसा ही दिखता है, तो वह कांटेदार फल, उसे भी कनक कहा जाता है, धतूरे को। और कनक का अर्थ गेहूं भी होता है। कनक का अर्थ गेहूं भी होता है। तो एक शब्द जो कई अर्थ दे, जिसके एक से अधिक अर्थ हो, वे कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द। वैसे शब्द जो एक से ज्यादा अर्थ दे, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, वैसे शब्द जो समान अर्थ का बोध कराते हैं, वे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे अगर एक शब्द मैंने यहां लिखा सूर्य, सूर्य का अर्थ हम सभी जानते हैं, वह ग्रह जो हमें रोशनी देता है, या हमारे सौरमंडल का राजा कह सकते हैं। अब अगर मैं सूर्य लिखूं, रवि लिखूं, दिनकर लिखूं, दिवाकर लिखूं, प्रभाकर लिखूं, है ना, मार्तंड लिखूं, अंशुमाली लिखूं, जो भी लिखूं, उसका अर्थ वही होगा, हमारे सौर मंडल का वह मुख्य ग्रह सूर्य जो हमें रोशनी देता है। तो ये सभी सूर्य, रवि, दिनकर, दिवाकर, सबों का एक ही अर्थ है, एक ही अर्थ है। इसीलिए इसे समानार्थी, समान अर्थ वाले शब्द कहा जाता है। अगला है हमारा विलोम या विपरीतार्थक शब्द। विलोम या विपरीतार्थक, विलोम का अर्थ होता है उल्टा और विपरीतार्थक का अर्थ होता है उल्टे अर्थ वाले। तो वैसे शब्द जो उल्टे अर्थ प्रदान करते हैं, उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा दिवस, तो इधर लिखूंगी रात्रि। राजा, तो रंक, राजा यानी धनवान, राजा जो साम्राज्य, तो रंक यानी भिखारी।
तो उल्टे अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द, वैसे शब्द अपने नाम से ये स्पष्ट है, श्रुति सुनना, सम समानता एक जैसा, भिन्न अलग, अर्थ अर्थ मतलब, यानी वैसे शब्द जो सुनने में समान लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, परंतु उनके अर्थ अलग होते हैं। वैसे शब्द जो सुनने में तो समान लगते हैं और अर्थ के दृष्टिकोण से देखें तो अलग हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को अगर हमने ध्यान नहीं दिया ना तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे उदाहरण में यहां लिखती हूं, दिन और दीन, है ना। दिन का अर्थ दिवस और दीन का अर्थ गरीब। अब ज्यादातर बच्चे जो मात्रा की गलतियां करते हैं वे लिखते हैं एक दीन में जा रहा था, अर्थ करें तो एक गरीब में जा रहा था। अगर भाषा में से देखें तो अर्थ का अनर्थ हो गया। या हम सभी किसी से कहते हैं मेरा सामान दे दो, श्रुत सम भिन्नार्थक का अंतर देखिएगा। समान सामान, समान एक जैसा, सामान वस्तु, परंतु हम मांगते क्या है, मेरा सामान दे दो। अब वो हमारे जैसा कहां से ला कर देगा, तो न वस्तु मिलेगी ना हमारे जैसा मिलेगा। तो श्रुत सम भिन्नार्थक शब्दों का प्रयोग करते समय सावधानी बरतनी है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगेगी। तो ये हो गए हमारे श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द। अब आगे बात करेंगे प्रयोग का आधार। प्रयोग का आधार व्याकरण में भाषा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारी पूरी भाषा का आधार ही यही होता है। और इस प्रयोग के आधार पर शब्द के आपको कहीं कहीं अलग अलग भेद दिखेंगे, परंतु हम कहते हैं जहां से भी चलकर हम पहुंचेंगे उसी स्थान पर। दिखा देती हूं आपको, कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी अविकारी। ठीक है। फिर इस विकारी के 4 भेद होते हैं और अविकारी के 4 भेद होते हैं, तो कुल मिलाकर हमारे पास 8 भेद हो गए। ठीक है। कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा प्रयोग के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। फिर इस अव्यय के 4 भेद होते हैं, तो फिर हमारे पास 4 और 4, यानी अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, तो 4 इधर थे, 4 अव्यय मिल गए तो 8 हो गए। अब नई किताबों में आपको सीधे सीधे लिखा मिलेगा प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये पूरी भाषा का आधार है। भाषा का जो लिखित रूप होता है, यानी प्रयोग में हम इन्हीं शब्दों को लेकर आते हैं। ठीक है। यहां मैंने विकारी और अविकारी भी लिख रखा है। विकारी और अविकारी शब्द वे हैं, विकारी का अर्थ होता है, व्याकरण में विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। अगर भाषा की सिर्फ बात करें तो विकार का अर्थ दोष भी होता है, लेकिन व्याकरण की बात करेंगे ना तो यहां पर विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। और अविकारी, विकारी यानी परिवर्तित होने वाले शब्द, अविकारी यानी वैसे शब्द जो परिवर्तित न होते हों, जिनमें परिवर्तन न होता हो। यही अविकारी अव्यय होता है। अव्यय भी अपने नाम से स्पष्ट है, अव्यय, अ यानी नहीं, व्यय खर्च, खर्च यहां बदलाव के अर्थ में, यानी वैसे शब्द जिनमें परिवर्तन या विकार नहीं उत्पन्न होता है। ठीक है ना, ऐसे शब्द अविकारी कहलाते हैं। तो विकारी चार हमारे पास हो गए। संज्ञा, विकारी वे होते हैं जिनके ऊपर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है। लिंग, वचन और कारक के प्रभाव से, यही संज्ञा के विकार हैं, इनके प्रभाव से जिन शब्दों का रूप बदल जाता है वे विकारी कहलाते हैं। जैसे लड़का शब्द संज्ञा है, पता है आप सबों को, हम सबों को, लेकिन यही लड़का शब्द जब इसके ऊपर वचन का प्रभाव होता है तो ये लड़के में परिवर्तित हो जाता है।
लिंग का प्रभाव आता है तो लड़की में परिवर्तित हो जाता है। जब कारक वहां आ जाता है, ने का चिन्ह आ जाता है, तो लड़कों में परिवर्तित हो जाता है ना। सर्वनाम मैं, तुम, वह, ये मुख्यतः बेसिक सर्वनाम है, यानी मुख्यतः आधारभूत सर्वनाम है। बाद में इनका रूप चलता है। अब ये मैं, मेरा, हमारा, मुझ में, मुझसे, मुझको परिवर्तित होता है, हम, सब में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है ना। हमारा लिंग के प्रभाव से हमारी में परिवर्तित हो जाता है, तो इनमें परिवर्तन आता है। विशेषण भी परिवर्तित होता है। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। अब हरा विशेषण शब्द है, लेकिन लिंग, वचन और कारक के प्रभाव से यह परिवर्तित होगा। पत्ता हरा, लिंग का प्रभाव, पत्ता पुल्लिंग होता है, इसलिए विशेषण भी पुल्लिंग हो गया। पत्तियां हरी, क्योंकि पत्तियां स्त्रीलिंग है तो विशेषण का रूप भी स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गया, हरी। और अगर ज्यादा पत्ते हैं तो हम कहते हैं हरे पत्ते, वचन के कारण हरा शब्द हरे में परिवर्तित हो गया। तो इस तरह से इन पर प्रभाव पड़ता है। क्रिया भी परिवर्तित होती है। क्रिया शब्द के जिस रूप से किसी काम का करना या होना समझा जाए, और हम कुछ भी करते हैं वो क्रिया है। हमारा हंसना, बोलना, चलना, उठना, बैठना, सांस लेना, रोना, गाना, खाना, खेलना, सब क्रिया है। तो ये क्रिया शब्द हो गए। अब इन क्रिया शब्द को भी हम विकारी शब्द कहते हैं, क्योंकि इन पर भी लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है। जैसे खेलना क्रिया है, अब लड़का होगा तो खेलता है, लड़की होगी तो खेलती है, और लड़के होंगे तो खेलते हैं। तो लिंग, वचन और कारक के प्रभाव से क्रिया परिवर्तित होती है। तो ये विकारी है। ये चार हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है। अब इधर देखते हैं अविकारी। ये चार हैं हमारे प्रयोग के आधार पर। क्रिया विशेषण, क्रिया की आगे अगले जो हमारा वीडियो होगा ना, उनमें मैं शब्द के इन अलग अलग भेदों को और विस्तृत रूप में एक एक भेद लेकर, एक एक आधार लेकर, कि एक बार उत्पत्ति और स्रोत तो एक वीडियो में आपको मैं योग रूढ़ यानी बनावट का आधार, तो एक में अर्थ का आधार और एक में प्रयोग का आधार, फिर अलग अलग वीडियो में भी मैं आपको स्पष्ट करूंगी इसे। तो क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे उदाहरण दो, बच्चा धीरे धीरे चलता है। ये धीरे धीरे चलने के क्रिया की विशेषता बता रहा है। कैसे चलता है? धीरे धीरे। ये चलने की विशेषता, उसके चलने का तरीका कैसा है? धीरे धीरे। अब इस धीरे धीरे शब्द को आप ध्यान देखेंगे, ये अविकारी है। इस पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लड़का धीरे धीरे चलता है, लड़के बहुवचन धीरे धीरे चलते हैं, लड़की धीरे धीरे चलती है। क्रिया बदल रही है, संज्ञा बदल रही है, परंतु ये धीरे धीरे शब्द, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। और ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया कैसे हो रही है? तो धीरे धीरे। फिर इस क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं, उसकी बात हम अगले उसमें करेंगे। संबंध बोधक, जब संज्ञा और सर्वनाम का अन्य से संबंध बताया जाए, वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताया जाए। जैसे नदी के चारों ओर वृक्ष थे। ठीक है, नदियों के चारों ओर जंगल होते हैं या वृक्ष होते हैं। के चारों ओर में कोई परिवर्तन नहीं आया, नदियों के चारों ओर या नदी के चारों ओर। बात समझ में आ रही है? फिर उसी तरह से समुच्चय बोधक, ये जोड़ने वाले शब्द होते हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं। समुच्चय यानी जोड़ना, क्लस्टर बनाना। के चारों ओर, के नीचे, के ऊपर, के भीतर, ये संबंध बोधक हैं, संबंध बताते हैं। समुच्चय बोधक और या, ये सब संबंध समुच्चय बोधक शब्द हैं। अब यहां ध्यान देंगे, लड़का और लड़की, लड़के और लड़कियां, लड़का और लड़की एक वचन,
लेकिन और शब्द में कोई परिवर्तन नहीं। लड़के और लड़कियां दोनों संज्ञा बहुवचन है, लेकिन और शब्द उसी रूप में हमारे सामने खड़ा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ये समुच्चय बोधक हो गया। विस्मयादि बोधक, आहा, अरे, ठीक है ना, ये विस्मयादि बोधक शब्द हैं। इनकी भी बात करें तो लिंग, वचन और कारक के प्रभाव से इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये ऐसे शब्द होते हैं जो हमें शोक, घृणा, भय, दुख, हर्ष, उल्लास जैसे भावों का बोध कराते हैं। जैसे अरे वह आई है, अरे वह आया है। क्रिया हमें बता रही है कि पहले में आने वाला स्त्रीलिंग है, दूसरे में आने वाला पुल्लिंग है, परंतु अरे शब्द में कोई परिवर्तन, आश्चर्य बोधक शब्द में, विस्मय बोधक शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। इन्हें हम अविकारी या अव्यय कहते हैं। और इधर विकारी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उम्मीद करती हूं कि शब्द विचार का शब्द और शब्द भेद के आधार आपकी समझ में अच्छे से, आसानी से आ गया होगा। इसे और विस्तार देने के लिए और विस्तृत तरीके से, अच्छे से, अन्य ज़्यादा उदाहरणों से समझाने के लिए फिर हम हर आधार को अलग अलग लेकर आपके पास वीडियो के रूप में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन अच्छा हो। नमस्कार।